हेलो एंड वेलकम टू एग्रो एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम कुल 60 विंड एनर्जी के MCQs को कवर करेंगे। ये आपके अपकमिंग RPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चरल इंजीनियर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को पूरा देखें और क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें। अगर आप इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं और कंपटीशन से आगे रहना चाहते हैं तो एग्रो एकेडमी का फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें, जहां आपको क्रेडिबल फैकल्टी और क्वालिटी मटेरियल मिलते हैं। आज ही ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो आज का हमारा फोकस है पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी पर। जी, हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे और उनके सही उत्तर जानेंगे। ये प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रेडी। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य की कितनी ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचकर पवन ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो इसका सही जवाब है 2%। सुनने में काफी कम लगता है, लेकिन पृथ्वी के स्केल पर यह बहुत ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, सिर्फ 2%? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि और जल निकायों पर मतलब लैंड और वाटर बॉडीज पर जो असमान तापन या अनइवन हीटिंग होती है, उसका क्या कारण है? उसका मूल कारण है सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन। इसी से जमीन और पानी अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म होते हैं और हवा चलती है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, पवन की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ विंड को किससे दर्शाया जाता है? इसके लिए एक स्पेशल स्केल है जिसे कहते हैं ब्यूफोर्ट नंबर। ये सिर्फ स्पीड नहीं, उसका असर भी बताता है। ब्यूफोर्ट नंबर, इंटरेस्टिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हवा की गति यानी विंड स्पीड किस ऊंचाई पर मापी जाती है? क्या इसका कोई स्टैंडर्ड है? हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड है। वर्ल्ड वाइड ये 10 मीटर की ऊंचाई पर मापी जाती है ताकि डेटा कंपेरेबल हो। ओके, 10 मीटर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पवन ऊर्जा यानी विंड पावर किस पर निर्भर करती है? ये कई चीजों पर डिपेंड करती है। हवा का द्रव्यमान यानी मास, उसकी गति यानी स्पीड, और हवा की मात्रा यानी अमाउंट। तो इसका आंसर होगा दिए गए सभी विकल्पों पर। सभी पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, हवा की दिशा डायरेक्शन किससे मापी जाती है? डायरेक्शन के लिए यूज होता है विंड वेन। राइट। स्पीड के लिए एनीमोमीटर और डायरेक्शन के लिए विंड वेन। क्वेश्चन नंबर 7, तटीय स्थलों यानी कोस्टल साइट्स में पवन ऊर्जा की क्षमता कितनी होती है? कोस्टल एरियाज में हवा काफी अच्छी होती है, तो वहां पोटेंशियल होता है लगभग 2400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 2400 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, काफी ज्यादा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, किस पवन चक्की के ब्लेड्स जमीन के समानांतर एक अक्ष यानी एक्सिस पर घूमते हैं? ये सबसे कॉमन डिजाइन है। इसे कहते हैं क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल, जैसे एक प्लेन का प्रोपेलर। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हवा की गति को किससे मापा जाता है? आई थिंक ये हमने अभी डिस्कस किया। जी बिल्कुल। स्पीड के लिए यूज होता है एनीमोमीटर यानी एनीमोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, पवन टरबाइन का कौन सा हिस्सा हवा से ऊर्जा एकत्र करता है? मतलब एनर्जी कलेक्ट कौन सा पार्ट करता है? एनर्जी कलेक्शन का काम रोटर का होता है। रोटर ही वो हिस्सा है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं। रोटर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 11, पवन में शक्ति यानी पावर इन विंड की गणना किस सूत्र यानी फॉर्मूला से की जाती है? इसका फॉर्मूला थोड़ा टेक्निकल है पर इंपॉर्टेंट है। यह है PW = ½ ρ पाई d² v³। इसमें v यानी वेलोसिटी सबसे क्रूशल है। v³, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, पवन चक्की किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? ये सबसे पहले हवा की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। ब्लेड का घूमना मैकेनिकल एनर्जी है। कट इन स्पीड आमतौर पर कितनी होती है? कट इन स्पीड वो मिनिमम स्पीड है जिस पर टरबाइन चलना शुरू करती है। ये आमतौर पर 10 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा यानी kmph होती है। 10 to 16 kmph, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, पहली बिजली पैदा करने वाली पवन टरबाइन का आविष्कार किसने किया था?
इसका श्रेय जाता है चार्ल्स एफ ब्रश को। उन्होंने पहली इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग विंड टर्बाइन बनाई थी। चार्ल्स एफ ब्रश, नोटेड। क्वेश्चन नंबर 15, पवन चक्की यानी विंड मिल को और क्या कहा जाता है? इसके कई नाम हैं। इसे विंड टर्बाइन भी कहते हैं, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम भी और एरो जनरेटर भी। तो इसका आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अच्छा, एरो जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, किसकी दक्षता यानी एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है? एक पर्टिकुलर डिजाइन है दारियस विंडमिल। ये एक वर्टिकल एक्सिस विंडमिल है और इसकी एफिशिएंसी काफी हाई मानी जाती है। दारियस या विंडमिल, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, पवन टर्बाइन और जनरेटर के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? जब टर्बाइन और जनरेटर को एक साथ कंसिडर करते हैं तो उस पूरे सिस्टम को एरो जनरेटर या एरो जनरेटर कहते हैं। ओके, तो ये एरो जनरेटर टर्म पूरे सिस्टम के लिए है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 3 ब्लेड वाला प्रोपेलर अधिकतम कितनी शक्ति का उत्पादन कर सकता है? आजकल की मॉडर्न बड़े साइज की 3 ब्लेड टर्बाइंस 8 मेगावाट यानी 8 MW तक पावर प्रोड्यूस कर सकती हैं। 8 मेगावाट्स। वाओ। क्वेश्चन नंबर 19, वास्तविक शक्ति यानी एक्चुअल पावर और सैद्धांतिक शक्ति यानी थियोरेटिकल पावर के अनुपात को क्या कहते हैं? इस रेशो को कहते हैं शक्ति गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ पावर। ये बताता है कि टर्बाइन थ्योरेटिकली पॉसिबल पावर का कितना हिस्सा निकाल पा रही है। कोएफिशिएंट ऑफ पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक विंड फार्म की विशिष्ट क्षमता कारक यानी टिपिकल कैपेसिटी फैक्टर क्या है? ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। एक टिपिकल विंड फार्म का कैपेसिटी फैक्टर 20 से 40% के बीच होता है, क्योंकि हवा हमेशा फुल स्पीड से नहीं चलती। 20-40%, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, हवा की गति को दुगुना करने पर उपलब्ध शक्ति में कितनी वृद्धि होती है? ये उसी V³ फॉर्मूला से आता है। अगर स्पीड डबल हुई तो पावर 2 का क्यूब यानी 8 गुना बढ़ जाती है। 8 गुना? ये बहुत बड़ा जंप है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 22, शक्ति गुणांक यानी पावर कोएफिशिएंट को और क्या कहा जाता है? इसके भी कई नाम हैं। इसे थियोरेटिकल, आइडियल और मैक्सिमम एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो इसका भी आंसर होगा सभी विकल्प सही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, मैदानी इलाकों यानी प्लेन्स में औसत पवन ऊर्जा क्षमता कितनी होती है? प्लेन्स में हवा कोस्टल एरियाज के मुकाबले थोड़ी कम होती है। यहाँ एवरेज कैपेसिटी लगभग 1050 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर ईयर होती है। 1050 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, किस पवन चक्की में पिच और यॉ नियंत्रण तंत्र यानी पिच एंड यॉ कंट्रोल मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है? ये कंट्रोल सिस्टम्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंडमिल में जरूरी होते हैं, यॉ डायरेक्शन के लिए और पिच ब्लेड एंगल के लिए। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, परिवर्तनीय पिच ब्लेड यानी वेरिएबल पिच ब्लेड्स के साथ कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन में किसका उपयोग किया जाता है? ऐसे सिस्टम्स में आमतौर पर सिंक्रोनस जनरेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर का इस्तेमाल होता है। सिंक्रोनस जनरेटर, गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 26, पवन चक्की में अधिकतर कितने ब्लेड का प्रयोग होता है? सबसे कॉमन और एफिशिएंट डिजाइन 3 ब्लेड वाला है। ये स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस का बेस्ट कॉम्बिनेशन देता है। 3 ब्लेड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, पवन चक्की की रेटेड गति यानी रेटेड स्पीड क्या है? रेटेड स्पीड वो स्पीड है जिस पर टरबाइन अपनी मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। ये लगभग 14 मीटर पर सेकंड होती है। 14 मीटर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एक 3 मीटर व्यास का प्रोपेलर कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है? ये छोटी टर्बाइन्स की बात हो रही है। हाँ, ये स्मॉल स्केल टर्बाइन्स हैं। ये लगभग 30 से 300 वॉट तक पावर जनरेट कर सकती हैं, छोटे एप्लीकेशंस के लिए। 30 to 300 वॉट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 29, पवन ऊर्जा स्थापित करने में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है? मतलब लीडर कौन है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में अभी चाइना सबसे आगे है। उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से इस सेक्टर में काम किया है। चाइना, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, ऊंचाई के साथ हवा की गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं विंड शेयर। जमीन के पास हवा धीमी होती है और ऊपर जाने पर तेज होती जाती है। इसी चेंज को विंड शेयर कहते हैं। विंड शेयर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 31, वह गति जिस पर रोटर घूमना शुरू करता है क्या कहलाती है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हाँ, इस मिनिमम स्पीड को कहते हैं कट इन स्पीड, यानी कट इन स्पीड। राइट, कट इन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 32, बेट्स गुणांक यानी बेट्स कोएफिशिएंट का मान क्या है? ये एक थियोरेटिकल लिमिट है। इसकी वैल्यू है 0.593। इसका मतलब है कि कोई भी टरबाइन हवा से 59.3% से ज्यादा एनर्जी नहीं निकाल सकती। 0.593, ठीक है, इसे बेट्स लिमिट भी कहते हैं। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 33, सॉलिडिटी अनुपात यानी सॉलिडिटी रेशियो किसका अनुपात है? ये रोटर की प्रोजेक्टेड एरिया और स्वेप्ट एरिया का रेशियो है। बेसिकली ये बताता है कि रोटर कितना ठोस या सॉलिड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, मल्टीवेन फार्म विंडमिल के लिए सॉलिडिटी अनुपात क्या है? जो पुराने स्टाइल की पानी खींचने वाली विंडमिल्स होती थीं, उनका सॉलिडिटी रेशियो काफी हाई होता था, लगभग 0.7। 0.7। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, लिफ्ट बल यानी लिफ्ट फोर्स ड्रैग बल यानी ड्रैग फोर्स से कितने गुना अधिक होता है? एक अच्छे मॉडर्न टर्बाइन ब्लेड के डिजाइन में लिफ्ट फोर्स ड्रैग फोर्स से लगभग 30 गुना तक ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से वो इतनी एफिशिएंट होती है। 30 गुना, काफी डिफरेंस है। बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 36, क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन में ब्लेड को मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लेड को मोड़ने की प्रक्रिया को एक्चुअली पिच कंट्रोल कहते हैं। सवाल में शायद गलती है, यहाँ यौन नियंत्रण दिया है जो पूरी मशीन को घुमाने के लिए होता है। हम पिच कंट्रोल मान के चलेंगे, जो ब्लेड एंगल बदलता है। ओके, तो ब्लेड एंगल बदलना इज पिच कंट्रोल और पूरी मशीन को घुमाना इज यॉक कंट्रोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन सी एक ड्रैग फोर्स पवन चक्की है? ड्रैग फोर्स पर वो पुराने स्टाइल के विंडमिल्स काम करती थी, तो इसका आंसर होगा मल्टीपल ब्लेड विंडमिल। मल्टीपल ब्लेड विंडमिल, राइट। क्वेश्चन नंबर 38, हवा की गति किसके साथ बढ़ती है? ये विंड शेयर कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। हवा की गति ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ती है, इंक्रीज ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 39, रोटर टिप की गति और हवा की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? इस रेशो को कहते हैं टिप स्पीड अनुपात, यानी टिप स्पीड रेशो, TSR। TSR, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, पवन टरबाइन द्वारा निकाली गई पवन ऊर्जा के अंश को क्या कहते हैं? द फ्रैक्शन ऑफ विंड एनर्जी एक्सट्रैक्टेड। इसे कहते हैं पावर कोएफिशिएंट। ये बिट्स लिमिट से रिलेटेड है। पावर कोएफिशिएंट, ओके। क्वेश्चन नंबर 41, प्रवाह की दिशा के लंबवत यानी परपेंडिकुलर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इस फोर्स को कहते हैं लिफ्ट। यही फोर्स है जो मॉडर्न टरबाइन ब्लेड्स को घुमाता है, ड्रैग नहीं। ए लिफ्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 42, आइसोडाइन यानी आइसोडाइन की इकाई क्या है? आइसोडाइन लाइंस पावर डेंसिटी को कनेक्ट करती हैं, तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, किसी भी क्षण हवा में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा हवा की गति की किस घात यानी पावर के समानुपाती होती है? ये हमने पहले भी देखा था। ये गति के क्यूब यानी तीसरी घात के प्रोपोर्शनल होती है, V क्यूब्ड। क्यूब, राइट। क्वेश्चन नंबर 44, एक समान हवा की गति वाले वायुमंडल को क्या कहते हैं? ऐसे थ्योरेटिकल एटमॉस्फेयर को जहां हवा की गति एक समान हो, उसे मुक्त यानी फ्री वायुमंडल कहते हैं। फ्री एटमॉस्फेयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 45, हवा से ऊर्जा निकालने के लिए टरबाइन ब्लेड में किस प्रकार का क्रॉस सेक्शन होता है? ब्लेड का क्रॉस सेक्शन पैराबोलिक, या जैसे हम आम भाषा में एरोफॉइल शेप कहते हैं, वैसा होता है ताकि लिफ्ट जनरेट हो सके। पैराबोलिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, पवन ऊर्जा की सैद्धांतिक अधिकतम दक्षता यानी थियोरेटिकल मैक्सिमम एफिशिएंसी लगभग कितनी है? ये वही बेट्स लिमिट है, 59.3%। 59.3%। क्वेश्चन नंबर 47, पवन चक्की में अधिकतर किस जनरेटर का उपयोग होता है? कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन के लिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, सबसे ज्यादा सिंक्रोनस जनरेटर का उपयोग होता है। सिंक्रोनस जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 48, लिफ्ट बल किसके द्वारा बनाया जाता है? मतलब इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? लिफ्ट फोर्स के पीछे का जो फिजिकल फिनोमिनन है वो है मैग्नस प्रभाव यानी मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 49,
कृषि अनुप्रयोगों यानी फार्म एप्लीकेशंस में किस पवन चक्की का उपयोग किया जाता है? फार्म एप्लीकेशंस में आमतौर पर छोटे आकार यानी स्मॉल साइज की विंड मिल्स यूज की जाती हैं। स्मॉल साइज, राइट। क्वेश्चन नंबर 50, आइसोवेंट यानी आइसोवेंट क्या दर्शाता है? आइसोवेंट ये उन जगहों को जोड़ता है जहां समान पवन वेग यानी इक्वल विंड वेलोसिटी हो। इक्वल विंड वेलोसिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, ज्योग्राफिक विंड को और क्या कहा जाता है? जियोस्ट्रॉफिक विंड को ग्रेडियंट विंड भी कहते हैं। ग्रेडियंट विंड, ओके। क्वेश्चन नंबर 52, पहाड़ी क्षेत्रों से औसत पवन ऊर्जा कितनी होती है? पहाड़ी इलाकों में भी हवा अच्छी होती है। वहां एवरेज 1600 किलोवाट्स पर मीटर स्क्वायर ईयर तक हो सकता है। 1600 किलोवाट्स पर मीटर स्क्वायर ईयर, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, लिफ्ट डिवाइस और ड्रैग डिवाइस द्वारा निकाली गई शक्ति का अनुपात क्या है? पावर एक्सट्रैक्शन का रेशियो लिफ्ट और ड्रैग डिवाइसेस के बीच लगभग 3.1 का होता है। लिफ्ट डिवाइस 3 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। 3:1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी पवन चक्की सभी हवा की दिशाओं में काम करती है? इसका फायदा वर्टिकल एक्सिस विंडमिल को मिलता है। उसे हवा की डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। वर्टिकल एक्सिस विंडमिल, राइट। क्वेश्चन नंबर 55, पवन चक्की की अधिकतम टावर ऊंचाई कितनी होती है? ये सवाल थोड़ा पुराना हो सकता है, पर इसके ऑप्शंस के हिसाब से इसका जवाब 30 मीटर होगा। आजकल तो बहुत ऊंचे टावर्स बनते हैं। हाँ, आजकल तो 100 मीटर से भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, पर इस कॉन्टेक्स्ट में 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सी एक क्षैतिज अक्ष यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पवन टरबाइन है? सिंगल ब्लेड, डबल ब्लेड, 3 ब्लेड, ये सभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ही टाइप्स हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से सिंगल ब्लेड सही होगा। सिंगल ब्लेड, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, रोटर ब्लेड किससे बने होते हैं? ब्लेड के मटेरियल समय के साथ इवॉल्व हुए हैं। ये शीट मेटल से भी बनते हैं, कार्बन फाइबर से भी और नायलॉन से भी। तो इसका आंसर होगा इन सभी से। सभी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, एक बड़े रोटर की गति क्या होती है? बड़े रोटर सरप्राइजिंगली काफी धीरे घूमते हैं। उनकी स्पीड 10 से 20 आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट के आसपास होती है। 10-20 आरपीएम, काफी धीरे। क्वेश्चन नंबर 59, आखिरी सवाल, टिप स्पीड अनुपात यानी टिप स्पीड रेशियो कैसे बढ़ता है? ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन है। टिप स्पीड रेशियो तब बढ़ता है जब ब्लेड की संख्या में कमी आती है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लेड्स। ब्लेड कम तो टिप स्पीड रेशियो ज्यादा। ओके जी, तो ये थे पवन ऊर्जा पर हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपकी तैयारी को एक नई दिशा मिली होगी। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए ये एक अच्छा सेशन था। अब आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज को जारी रखें और इसका अगला पार्ट लेकर आएं, तो कमेंट में यस जरूर लिखें। हाँ, आपके फीडबैक से ही हम आगे के सेशंस प्लान करेंगे। इस तरह के और भी क्वालिटी कंटेंट के लिए एग्रो अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।